नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। ज़रा देश की तरफ भी देख लीजिए। यूपी सरकार ने प्रयागराज के एसएसपी अभिषेक दीक्षित को निलंबित कर दिया है। कानून व्यवस्था में लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर दिए गए। ग्रेटर नोएडा की एक पॉश सोसाइटी के अंदर कार में बैठे 2 प्रॉपर्टी डीलरों को गोली मार दी गई। दोनों की मौत हो गई और दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद आरोपी बड़े आराम से फरार हो गए। अब पुलिस कातिलों को खोज रही है, मीडिया कहीं और व्यस्त है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अजनारा ली गार्डन सोसाइटी के अंदर खड़ी इस कार में सोमवार रात ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बाइक पर सवार 2 लोग आए और रात 9 से 10 बजे के बीच कार की अगली सीट पर बैठे डालचंद शर्मा और अरुण त्यागी को कई गोलियां मारी। गोलियों के निशान कार में साफ दिख रहे हैं। वारदात कर बड़े आराम से आरोपी फरार हो गए। पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई, लेकिन दोनों की मौत हो गई। दोनों पेशे से प्रॉपर्टी डीलर थे और इसी सोसाइटी में रहते थे। कार में पीछे वाली सीट पर 2 लोग और बैठे थे, लेकिन उन्हें गोली नहीं लगी। वहीं डालचंद को 5 से ज़्यादा और अरुण को 3 गोलियां लगी थीं। गाड़ी बिल्कुल पार्क ऐसे हो रखी थी जैसे बिल्कुल पार्क करवाई हो उसने। उसके बाद 2 लोग पहले तो 3-4 बार राउंड मारा इन्होंने। राउंड मारते मारते फिर एक लड़का साइड से गया, एक दूसरी साइड से गया। उन्होंने दोनों ने गोली चलाई। ठीक है जी। उसके बाद जो पीछे गोली चलाने वाले भाग गए। जो 2 पीछे बैठे हैं उनको कुछ नहीं हुआ। वारदात के बाद सोसाइटी के लोग दहशत में हैं। उनका कहना है कि ना तो यहाँ पुलिस दिखती है और ना ही बिल्डर की तरफ से सोसाइटी को सुरक्षित रखने के उपाय किए गए हैं। कई जगहों पर सोसाइटी में आने जाने के रास्ते हैं, जिससे लोग अंदर गाड़ी खड़ी कर शराब पीते हैं। लोगों ने पुलिस और बिल्डर के खिलाफ नारेबाजी की। ओवरऑल मुद्दा वही है कि जो ग्रेटर नोएडा की जो सुरक्षा है वो बहुत ही कम है। उसके बाद जब सोसाइटीज़ में आ जाती हैं तो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज बड़ी इसको लाइट में रहती है। वो हमेशा इस चीज़ में लगी रहती है कि एक अनहोनी घटना हो, और कल इस अनहोनी घटना ने पूरे नोएडा एक्सटेंशन को, जिसको ग्रेटर नोएडा वेस्ट भी कहते हैं, उसको झकझोर दिया है। यहाँ पे सिक्योरिटी भी कम है, लॉ एंड ऑर्डर की भी दिक्कत है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि यहाँ पे बिल्डर सुनता नहीं किसी बात की, नए नए टावर बनाते जा रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला आपसी रंजिश का लग रहा है, जिसमें ये रहने वाले हरियाणा के हैं, डालचंद पलवल के, और इनके 2001 में जो है इनके भाई की हत्या हुई थी, जिसमें काफ़ी लोग जेल गए थे। उसके बाद 2017 में मथुरा में जो है वो कोसी कला थाना पड़ता है, वहाँ पर डालचंद के ऊपर एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके घर वालों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें 7 लोगों के बारे में 22 में बताया गया है कि इनका भी जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। हम उस बिंदु पर भी जाँच कर रहे हैं, और बाकी इनका और किससे कोई रंजिश या कोई झगड़ा या कोई और पहलू है, हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी के चलते ही डालचंद शर्मा अपना नाम विराट बताकर यहां पहचान छिपाकर रह रहे थे। पिछले 24 घंटों में गौतम बुद्ध नगर में कई वारदातें हुई, जिससे साफ है इनकाउंटर करने वाली पुलिस का अपराधियों के मन में कोई खौफ नहीं। ये मामला भले ही आपसी रंजिश का हो, लेकिन अभी तक इस दोहरे हत्याकांड में कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ है। वहीं बढ़ती आपराधिक वारदातों से केवल गौतम बुद्ध नगर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सुर्खियों में है। ग्रेटर नोएडा से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। आपसी रंजिश बता देने से अपराध नहीं, अपराधी भी रहता है, वो कम नहीं हो जाता है। दूसरी तरफ आपने देखा कि हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाले लोगों की प्रतिक्रिया, वो दूसरी दुनिया में रहते हैं। जब तक उनकी चारदीवारी के भीतर कुछ नहीं होता है, वो सोसाइटी के मंथली मेंटेनेंस से उन्हें लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन कर रहे हैं। बाकी दुनिया में कुछ भी होता रहे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही सोसाइटी के भीतर होता है वो बड़े चौंक जाते हैं। यहाँ कैसे हो गया है, सोसाइटी के भीतर अब कोई लॉ एंड ऑर्डर नजर नहीं आ रहा है। अब मेरठ में की दूसरी घटना बताता हूं। वहां बदमाशों ने भागमल ज्वेलर्स के मालिक को ही गोली मार दी और हत्या कर दी। व्यापारी नाराज हो गए, बाजार बंद कर दिया। दोपहर 1 बजे की यह घटना है। 4 बदमाश बाइक से आए, जागृति विहार सेक्टर 2 में भागमल ज्वेलरी का शोरूम है, वहां घुस गए, आराम से तमंचा लगाया, 10 लाख की नकदी उठाई, 3 लाख की ज्वेलरी ले ली। तभी अमन आ गए।
और जिसने बदमाशों को पकड़ भी लिया अमन ने। बदमाशों ने अमन की कनपट्टी पर गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। उधर आगरा में एसएसपी कार्यालय में मौत हो गई। आगे एसएसपी आगरा के मेरठ के पुलिस का ये बयान सुनिए। यहाँ सौरभ जैन जी हैं, उनकी दुकान पर बता रहे हैं कि 4 लोग आए और अंदर घुसा। उसके बाद उन्होंने उनसे कुछ डिमांड की। फिर उनका बेटा आया, बेटा ने आने के बाद विरोध किया। उसमें उनके बेटे को फायरिंग हुई जिसमें गोली लगी है और वो अभी हॉस्पिटल में क्रिटिकल हालत में थे। बाकी डॉक्टर से बात हो रही है अभी सिचुएशन में। और मौके पे हम लोग हैं, पूरी चीज़ें और आसपास के जो भी कैमरे लगे हैं वो सारा देखा जा रहा है। जल्द से जल्द इसमें जो भी तथ्य होगा उसको सामने लाएंगे। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन एक 30 साल से कम उम्र की लड़की के साथ जिस तरह से मीडिया ने बर्ताव किया है और जांच एजेंसियों की तरफ पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई, उससे पहले सारे मटेरियल सप्लाई किए गए हैं, ये भयानक घटना है। इस घटना को अभी गुजरने दीजिए, फिर आराम से इस पर बात करेंगे। उधर आगरा में एक दूसरी महिला जो रिया चक्रवर्ती नहीं है लेकिन किस तरह से हताश है। एसएसपी कार्यालय के सामने एक महिला अपने बच्चों को लेकर जाती है, केरोसिन तेल छिड़क लेती है और माचिस से आत्मदाह का प्रयास करती है, आग लगाने जाती है। तभी वहां मौजूद पुलिस कर्मियों की नज़र पड़ती है और उसे बचा लेते हैं। तुलसा नाम की यह महिला कई दिनों से न्याय के लिए इस थाने से उस थाने में ठोकरें खा रही थी। तुलसा आगरा के ही थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला की रहने वाली है। उसके पति पर दबंगों ने हमला कर दिया था, वो अस्पताल में भर्ती है। उसी के इंसाफ के लिए थानों के चक्कर लगा रही थी। बड़ी घटना होने से बच गई। पुलिस वालों ने माचिस छीन ली और तुलसा को जलने से बचा लिया। ये भी रिया चक्रवर्ती की तरह ही एक दूसरी घटना है जहां कैमरे नहीं हैं। यह पहली घटना नहीं है वैसे उत्तर प्रदेश में। 17 जुलाई को लखनऊ में मां और बेटी ने आत्मदाह का प्रयास किया था। विधानसभा के बाहर पड़ोसी से नाली का विवाद था, पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही थी। 21 जुलाई को मां की मौत हो गई जलने के कारण। और इसी तरह के एक और मामले में 29 जुलाई को गाजियाबाद के एसएसपी ऑफिस के बाहर एक और महिला आत्मदाह करने पहुंच जाती है। उसके प्लॉट पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था। पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने का प्रयास करती है, मगर वहां मौजूद पुलिसकर्मी बचा लेते हैं। फिर 25 अगस्त को गाजियाबाद में ही जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसका कहना था कि पुलिस उसके साथ बलात्कार करने वालों को गिरफ्तार नहीं कर रही है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। एक घटना इस तरह से आप देखिए, कई घटनाएं हैं जहां इंसाफ की तलाश में महिलाएं खुद को जला ले रही हैं। उसके लिए कोई कैमरा नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है। अब दूसरी घटना है रविवार को बुलंदशहर से सवारी छोड़कर आते वक्त दिल्ली के एक टैक्सी चालक कैब ड्राइवर की ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में हत्या कर दी जाती है। परिवार के मुताबिक कैब ड्राइवर आफ्ताब को जय श्री राम बुलवाकर मारा गया। वहीं पुलिस इस पूरे मामले में किसी भी प्रकार की सांप्रदायिक गतिविधि से इनकार करती है। सौरभ की ये रिपोर्ट देखिए। पैसे ले जाते, सब कुछ ले, मेरे पापा को छोड़ देते, पापा को छोड़ देते। दिल्ली के रहने वाले 45 साल के कैब ड्राइवर आफ्ताब आलम के बेटे के आंसू थम नहीं रहे हैं। आफ्ताब आलम की रविवार रात ग्रेटर नोएडा के बादलपुर में कुछ लोगों ने हत्या कर दी। आफ्ताब एक सवारी छोड़कर बुलंदशहर से वापस आ रहे थे और रास्ते में 3 लोगों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठाया था। उनको कहा कि आगे छोड़ देने के लिए। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। बेटे साबिर का कहना है कि पिता ने उन्हें फोन किया था और जब उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है तो उन्होंने पूरी कॉल रिकॉर्ड कर ली। पापा को डाउट हुआ कि ये लोग ठीक नहीं है। साबिर का कहना है कि कॉल रिकॉर्डिंग में एक जगह है उनके पिता से आरोपी जय श्री राम कहने के लिए बोलते हैं। पापा ने मुझे कॉल लगा के साइड में रख दिया फोन। मैं यहाँ उनकी पूरी बात सुन रहा था। रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। 7 से 8 मिनट पे उन्होंने उनको फोर्स किया, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। पापा ने जय श्री राम बोला। उनको गाड़ी से उतार के गेट बंद करने की आवाज़ आती है और उनको सर पूरी तरह मारा जाता है। अगर लूट पार्टी घटना है तो गाड़ी क्यों नहीं लेके गए? गाड़ी में मेरे वॉलेट भी है, गाड़ी मेरी सही सलामत है, गाड़ी में एक स्क्रैच नहीं है, एक ब्लड का निशान नहीं है। उन्होंने गाड़ी से उतार के मारा है। लेकिन पुलिस इस पूरे प्रकरण को एक आपराधिक घटना बता रही है। पुलिस के मुताबिक किराए को लेकर हुए विवाद में यह हत्या हुई है और अपराधी किसी दुकान वाले से जय श्री राम कह रहे हैं।
ये टैक्सी ड्राइवर जो है वो दिल्ली से, गुड़गांव से सवारी लेकर के और बुलंदशहर भूड़ चौराहे के पास गया है, वहाँ उसको छोड़ा और उसके बाद इसने बिना बुकिंग के सवारी बिठाई और सवारी बिठा करके ला रहा था। जो टोल प्लाज़ा हमारा, वहाँ पे भी जो है ये कुछ लोग उतर करके इस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, टोल देने को लेकर के कुछ बातचीत हो रही है। उसके बाद जो है वो इसकी जब घायल अवस्था में बॉडी मिली तो हमने इसको अस्पताल में भर्ती कराया और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। चूँकि घटनास्थल चूँकि ये बुलंदशहर का था, उसके बावजूद भी हमने मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। पुलिस अब तक किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है और तो और अब तक किसी आरोपी की पहचान तक नहीं हुई है। पुलिस को NH91 के टोल प्लाजा से CCTV मिला है, जिसके आधार पर आरोपियों की शिनाख्त की कोशिश चल रही है। नोएडा पुलिस ने पूरे केस को बुलंदशहर पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि आरोपी कैब में बुलंदशहर से बैठे थे। परिवार का कहना है कि उन्हें जय श्री राम बुलवा करके मारा गया। ये धार्मिक आधार पर हत्या की गई है। पुलिस कह रही है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक आपराधिक घटना है। किराए को लेकर विवाद हुआ और उसमें इनको जान से मार दिया गया। यानी आदमी की मौत तो हुई, तो अगर आदमी की मौत हुई तो 2 दिन बीत गए हैं घटना की। पुलिस अब तक आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है, जबकि उनका कहना है कि उनके पास CCTV फुटेज भी आ गया है। तो अब तक जो दोषी हैं वो फरार हैं। नोएडा में सहयोगी अरविंद उत्तम और एन रवि के साथ सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। ऐसी कितनी नाइंसाफियों पर पर्दा डालने के लिए मुंबई में एक लड़की के साथ नाइंसाफी की जा रही है, रिया चक्रवर्ती के साथ। जो हो रहा है वो आपको दिखाया नहीं जा रहा, जहां कुछ नहीं हुआ उसे आपको बार बार दिखाया जा रहा है। देखते रहिए, कुछ न कुछ तो देश आपको समझ में आएगा। भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या 72,775 से पार हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में फिर से 1000 से अधिक यानी 1100 से अधिक लोगों की मौत हुई है। 42 लाख संक्रमित हुए हैं तो 33 लाख ठीक भी हुए हैं। भारत ने अभी तक 5 करोड़ टेस्ट पूरे कर लिए हैं। पिछले 10 दिनों में 1 करोड़ टेस्ट किए गए हैं। टेस्ट करने के मामले में भारत अमेरिका के बाद दूसरे नंबर का देश है, संक्रमण के मामले में भी। लेकिन आबादी के हिसाब से देखें तो 10 लाख की आबादी से अभी भी भारत बहुत कम टेस्ट कर रहा है। अनुराग द्वारी बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में लगभग 34% मंत्री, कई विधायक कोरोना के शिकार हो चुके हैं। इसके बाद भी सियासी सभाओं में सामाजिक दूरी का कोई अनुशासन नहीं दिखता है। इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा से कांग्रेस से पाला बदलकर आए मंत्री तुलसी सिलावट उम्मीदवार हैं। उनके इलाके में 2400 करोड़ रुपए की लागत से नर्मदा जल सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन होने वाला है। इसलिए वहां हजारों की भीड़ कलश यात्राएं निकल रही है 3 सितंबर से ही। बड़ी तादाद, कोई शारीरिक दूरी नहीं, सिर पर कलश यात्रा शुरू। कोरोना संकट को भूलकर कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, जो खुद कोरोना से ठीक होकर लौटे हैं, उन्होंने हर गांव में नर्मदा के अभिवादन के लिए कलश यात्रा शुरू की है। कांग्रेस ने एक वीडियो जारी कर आरोप लगाया है कि इस कलश यात्रा में महिलाओं को मुफ्त में कलश, नारियल और साड़ी बांटी जा रही है। यही वजह है कि गांव-गांव में कलश यात्रा को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण कलश यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। सांवेर विधानसभा के 250 गांवों के 314 बूथों पर कलश यात्रा निकालकर घर घर मां नर्मदा का अभिनंदन किया जा रहा है। मंत्री जी कहते हैं ये लोगों का प्रेम है। कांग्रेस का आरोप है उपचुनावों के दौरान भ्रष्टाचार। कलश यात्रा गांव के गांव में निकल रही है। एक वो नर्मदा माई आ रही है तो वो गांव के मंदिर में निकल रही है और सब हमारी माँ शक्ति निकाल रही है। ये कि धर्म, आस्था और विश्वास का नर्मदा माँ के प्रति इतनी आस्था है, उनका प्रेम है। इसने शिवराज सिंह सरकार के 2 चेहरे सामने आ रहे हैं। एक वो चेहरा है जो इस तरह के आयोजन करने पर रासुका लगा दी जाती है और एक ये चेहरा है जहां हजारों लोगों की जान खतरे में डाल दी जाती है। प्रशासन को तत्काल जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनके ऊपर रासुका की कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ये उन्हीं के नेतृत्व में और उन्हीं के प्रायोजित तरीके से ये कलश यात्रा निकाली गई है। जो एक साड़ी, एक कलश और एक दक्षिणा पर अपना वोट बेच देंगे। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि ये वही पैसा है मंत्री का जिसके दम पर उन्होंने ये चुनी हुई सरकार गिराई है। ये सब तब हो रहा है जब राज्य में मुख्यमंत्री सहित 9 मंत्री, 21 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। जब राज्य में 75,459 लोग कोरोना से पीड़ित हैं। पिछले 1 हफ्ते में हर मिनट पर 1 मरीज मिला है। सितंबर में औसतन हर दिन 1,640 मामले आए हैं।
राजधानी भोपाल में 86% ICU बेड भर चुके हैं। बात जब टेस्ट की हो तो प्रति 10 लाख टेस्ट के मामले में मध्य प्रदेश जब फिसड्डी है, जहां सिर्फ 10 लाख में 18,133 टेस्ट हो रहे हैं, देश में 16वें नंबर पर। हालांकि सरकार के कुछ मंत्री अभी भी बगैर मास्क नजर आते हैं, कहते हैं गोबर मिट्टी में खेले हैं, कोरोना नहीं होगा। तुमने हमें कोरोना बना दो। इमरती देवी मट्टी में पैदा भाई, गोबर में पैदा भाई, इतने कर रहे कीटाणु है कि कोरोना के आसपास नहीं जा पाएंगे, वो तो जितने जबरदस्ती लगाए हम। वैसे कोरोना के बढ़ते आंकड़ों से नेताजी लोग बेपरवाही नजर आ रहे हैं, इसीलिए तो कोई कलश यात्रा निकाल रहा है, कहीं सदस्यता अभियान चल रहा है, कहीं कोई और राजनीतिक रैली। खुद मुख्यमंत्री भी व्यस्त हैं, सवालों से बच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी एक चीज और, पितृपक्ष में कौन लोकार्पण करता है? मुख्यमंत्री जी पितृपक्ष में कौन भूमि पूजन करता है? थोड़ा जवाब दे दीजिए इसका। मुख्यमंत्री जी ये बताइए कौन भूमि पूजन करता है? शुभ काम पितृपक्ष में किया आपने? मुख्यमंत्री जी चला के रास्ता, मुख्यमंत्री जी बताइए। महामारी के बीच मध्य प्रदेश में सियासत हुई, सरकार बदली। एक बार फिर राज्य में उपचुनाव हैं जिसमें जीत जरूरी है। वही तय करेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है, रहती है या चली जाती है। और फिर सियासत जारी है, चाहे कितने भी लोग, नेता, मंत्री संक्रमित क्यों ना हो जाएं। इंदौर से समीर और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अनुराग की रिपोर्ट में कोई पत्रकार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछ रहा है कि पितृपक्ष में कोई भूमि पूजन करता है, यानी शुभ कार्य नहीं होते, लोग गाड़ियां नहीं खरीदते, चीज़ें नहीं खरीदते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं देते हैं। शायद शास्त्रों के ज्ञाता पत्रकार को पता नहीं कि चुनाव पक्ष से बड़ा कोई भी पक्ष नहीं है, ना पितृपक्ष है ना मातृपक्ष है। इस तरह की रिपोर्ट को देखकर, ग्रेटर नोएडा से लेकर मध्य प्रदेश की रिपोर्ट को देखकर आपको अपना देश कुछ समझ में आता है? क्या प्लाज्मा कुछ अचूक इलाज है? बेशक कुछ मरीजों को फायदा हुआ, लेकिन यह अचूक इलाज नहीं कहा जा सकता। प्लाज्मा डोनर की एक समस्या रहती है, मगर अब कई लोग इस झिझक को तोड़ रहे हैं और प्लाज्मा देने के लिए आगे आ रहे हैं। तबरेज खान ने दिल्ली में सबसे पहले प्लाज्मा दिया था। तबरेज अब तक 9 बार प्लाज्मा दे चुके हैं। दिल्ली के 30 साल के तबरेज खान को इसी साल 18 मार्च को कोरोना वायरस हो गया था। ऐसे वक्त जब कोविड पॉजिटिव होने की खबर से ही अफरा तफरी मच जाती थी। खैर, तबरेज 5 अप्रैल को अस्पताल से ठीक होकर वापस आ गए और तब से लेकर अगस्त तक 9 बार अपना प्लाज्मा दान कर चुके हैं। प्लाज्मा डोनेट करने से कोई परेशानी नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। बस आपको जो थोड़ी सी परेशानी है इतनी कि आपको अपने घर से हॉस्पिटल तक जाना पड़ेगा, बस ट्रेवल कर कर, या एक सुई का जो दर्द होता है वो दर्द आपको सहन करना पड़ेगा। उसके बाद पता भी नहीं चलता, आधे घंटे के अंदर आपका प्लाज्मा ले लिया जाता है। कब प्लाज्मा लिया गया, कब आपको खड़ा कर दिया गया, कोई पता नहीं चल पाता है। तबरेज और उनकी मां कोरोना से ठीक हो चुके हैं, लेकिन उनके परिवार को अब भी याद है कि उन्हें कितने मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा था। बिहेव तो बहुत बुरा रहा, मगर ये प्लाज्मा देने के बाद थोड़ा पॉजिटिविटी आने लगी। धीरे धीरे लोगों में लगा, लोगों को कि हाँ ये कुछ अच्छा कर रहे हैं या इनको कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि जबकि ये कहते हैं कि कोविड-19 से ठीक होने के बाद इंसान और ज्यादा एक्टिव हो जाता है और उसके जो सेल्स है वो और बढ़ जाते हैं अच्छे होने वाले। मुश्किलें जरूर आईं, लेकिन अस्पताल और डॉक्टरों ने बहुत साथ दिया। ये चाहते हैं कि कोरोना पीड़ितों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए और जिनको कोरोना हो चुका है वो प्लाज्मा दान जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं कि फीस माफ़ कराई जाए। उनकी नौकरियां चली गई हैं, फीस देने की स्थिति में नहीं है। सीमा त्यागी की स्थिति बिगड़ रही है। ये रिपोर्ट देखते जाइए, ब्रेक लेते हैं। कागज हटाओ यार, अंदर की तरफ कागज हटाओ। मेरा चप्पल दे दो, तो वही चप्पल है पड़ा, जल्दी दो, जल्दी दो, जल्दी। अरे वो चप्पल है यार, वही सही चप्पल। चलो गेट बंद करो।
प्रशासन मुर्दाबाद, 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 एक्शन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसानी कर्जे माफ करो, बच्चा बच्ची को कल्याण, बच्चा बच्ची को कल्याण, एतोदा एसडीएम, एतोदा एसडीएम, एतोदा एसडीएम, कैसे फ्लोडल, सरकार कर दिया की, मेरी जान होगी, तेरा तेरी चक करेंगे, बच्चा बच्ची को करेंगे। ये अपना जिवें बाबे नानक वाली बाणी आप पढ़ी हुई है, सब एक जिन्होंने रिश्वत दी उन्होंने कोई फर्क नहीं पैदा, सारे सज्जन ने अपने जिन्होंने रिश्वत दी हुई है, मोटर लाओ भी या ट्रांसफार्म भी, जिन्हें कोई भी रिश्वत मुर्दाबाद। और दिल्ली में एक गांव है फतेहपुर बेरी। इस गांव में और इसके आसपास 50 से 60 हज़ार लोग रहते हैं, मगर इस गांव में आसपास के बड़े शहरों का पानी जमा होकर सड़ने लगा है। गांव वालों को लगता है कि उसकी वजह से ही गांव का पानी खराब हुआ है और कैंसर फैल रहा है। इसलिए उन्होंने सीएमओ से मांग की है कि आइए और गांव के पानी की जांच कीजिए। दिल्ली के फतेहपुर बेरी गांव की रहने वाली शीला कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं। यही बीमारी उनके पति और एक जवान बेटी को कुछ दिन पहले निकल चुकी है। भाई अब तो मैं आती ना हूँ, जाते ना, खुद बीमार हूँ, पर हाँ ऐसे चल रहे हैं। ये 3 केस तो मेरे घर में ही हुए हैं। लड़की मरी है अभी सुरेंद्र की, खूब हमने इलाज करवाया भाई, बूझ लो। ये बच्चे खड़े हैं, समझ ने पता हो, 1-1 महीना अस्पताल में रहा की कोई आराम ना हुआ, मर गई भी लड़की। और ऐसी बुढ़ो बीमार हुए। और तो कहा मैंने यहाँ भैंस बांध रखी, 4 भैंस है ना भाई, चारों भैंस भी मेरी बीमारी तय मरी। शीला के घर से कुछ दूर पर प्रकाशो रहती हैं। वो भी कई साल से कैंसर की वजह से बिस्तर पर हैं। दिल्ली में 4 दिन पहले हुई बारिश में फतेहपुर बेरी गांव के तमाम मकान में पानी घुस गया। गांव की सबसे बड़ी दिक्कत पानी ही है। बाहर से सामान्य घर लग रहा है, लेकिन फतेहपुर बेरी गांव में इस तरह के तमाम सारे घर हैं कि पानी को रोकने के लिए ये आप देखिए, ये पूरी जो दीवार है उसको बना दिया है ताकि पानी अंदर ना आए। तो ऐसे तमाम सारे घर हैं जहां पे पानी भर जाता है, तो उसके चलते उन्होंने ये एक उपाय कर रखा है। और ये पिछले कई साल से इसी तरीके के घरों में पानी भर रहा है, लेकिन इसकी ओर सरकार अभी ध्यान नहीं दे रही है। पानी रोकने के लिए कई घरों के बाहर दीवार बना दी गई, लेकिन बीमारी नहीं रुक रही है। बीमारी की वजह ये 70 एकड़ में फैला गंदा पानी है। फतेहपुर बेरी गांव के नजदीक बने बांध और जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा हो गया, लिहाजा आसपास के इलाकों का टॉक्सिक पानी अब यहां जमा हो रहा है। ये पीछे पहाड़ों से, अरावली पहाड़ों से आता पानी, और ये यहाँ से होते हुए बंद है, आगे हमारे आगे बंद है। वहाँ से पानी होते हुए पहले मांडी की तरफ चला जाता था, मतलब हरियाणा की तरफ। वो तो जब बरसात कम हो रही है तो जैसे फार्म हाउस वाले ने थोड़े करके फार्म काटे, तो वो ब्लॉक कर दिया पानी इन्होंने। मतलब कम से कम ये लगा लो कि 35 साल हो गए, 35 साल से ऐसे पानी भरा पड़ा, क्योंकि आगे फार्म हाउस वाले ने ब्लॉक कर दिया। अगर ये नीचे से अगर नाला बन के, अगर वहाँ गवर्नमेंट एक, जैसे ओखला में एक बहुत बड़ा बूस्टर बना रखा पानी जल बोर्ड ने, अगर इस तरह के वहाँ के बूस्टर बन जाए तो उससे बहुत हमारे गांव की समस्या हल हो जाएगी। ये जहरीला पानी भूजल को प्रदूषित कर रहा है। इस बाबत दिल्ली सरकार को भी शिकायतें मिल चुकी है। खुद बीजेपी के सांसद इसका ठीकरा राज्य की सरकार पर फोड़ते हुए कहते हैं कि इस समस्या का उपाय जल शोधन संयंत्र लगाना है। देखो, उस गांव में पानी की निकासी चाहिए थी, ड्रेन बननी चाहिए, उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए राज्य सरकार को, केजरीवाल साहब को। फ्लड डिपार्टमेंट के माध्यम से कुछ रास्ते में फार्म हाउसेज हैं बड़े बड़े लोगों के, उन फार्म हाउसों ने जो नेचुरल पानी का स्रोत था उसको बंद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं सड़कों के साथ में मिलकर वहाँ की लैंड एक्वायर करने की क्षमता सरकार को अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी, और वहाँ पर एक बड़े ड्रेन के रूप में या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर, और वहाँ पर एक बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। लोग ज़मीन देने को तैयार हैं, लेकिन वो जल बोर्ड ने लगाना है।
दिल्ली में 357 गांव हैं और सरकारी दस्तावेज में इन गांवों में करीब 1009 तालाब हैं, लेकिन ज्यादातर पर लोगों ने या तो अवैध कब्जे कर रखे हैं या उसमें गंदा पानी भरा रहता है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूमि विवाद भारत की एक स्थायी ग्रामीण समस्या है, शहरी समस्या भी है। इस समस्या को दूर करने के लिए कई हजार करोड़ रुपए लगाकर अभियान चलाया गया कि इन दस्तावेजों का कंप्यूटरीकरण किया जाएगा ताकि ये समस्या दूर हो। ये समस्या दूर नहीं हुई। अब गाँव में ज़मीन की पैमाइश करने के लिए ड्रोन कैमरे उड़ रहे हैं कि इससे अब भूमि विवाद या अन्य विवादों को कंट्रोल में किया जाएगा। गांव वालों को भले लगता हो कि कोई सिनेमा बना रहा है या भूमि विवाद को दूर करने के लिए ड्रोन कैमरे आसमान में उड़ रहे हैं, पर हो सकता है कि आने वाले समय में इन पक्के मकानों से जो समृद्ध से नजर आते हैं, टैक्स की भी कोई योजना बने। यूपी के गांव में करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं। आबादी बढ़ने के साथ गांव में मकानों की तादाद भी बढ़ रही है। अब उनकी डिजिटल मैपिंग के लिए ड्रोन के जरिए गांव की बस्तियों की वीडियो फिल्म बनाई जा रही है। ये काम प्रोफेशनल्स कर रहे हैं। ये आपका 1:500 स्केल पे आबादी क्षेत्र का नक्शा तैयार होना है, जिसके लिए क्या कहते हैं ड्रोन फ्लाई किया जा रहा है अभी। उसके बाद जो भी आबादी क्षेत्र है ग्राम की, उसका क्या कहते हैं नक्शा बनाया जाएगा। इस स्वामित्व योजना का ऐलान पीएम ने 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पे किया था। रेवेन्यू रिकॉर्ड में गाँव में खेत, चारागाह, तालाब, गांव समाज की ज़मीन के साथ साथ आबादी का एरिया भी दर्ज है, लेकिन उस आबादी में घरों के नक्शे और उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भी नहीं पता कि किसका घर कितना बड़ा और कहाँ तक है। अब ज़मीन और आसमान दोनों से इसका इंदराज होगा। लोग बसे हुए हैं, बड़ा नंबर आबादी का है, तो उसमें जो जो जहाँ जहाँ बसा हुआ है, जो जो इसका एरिया है, चाहे उसकी सहन है, आबादी है, घर है, बांसकोट है, अगल बगल जो घर के बीच में है, इसी तरह जो रास्ते हैं या जो नेचुरल रास्ते, तो उसको हम रास्ते के रूप में फिक्स कर देंगे। गांव में घरों के जो नक्शे सरकार बनवा रही है, उसे लेकर भी विवाद के तमाम अंदेशे हैं। तमाम जगहों पे पहले से ही झगड़े चल रहे हैं, इसलिए गांव के घरों का आखिरी नक्शा जारी करने से पहले सरकार उसे प्रकाशित कर उस पर गाँव वालों की राय मांगेगी। जैसे ही वो कागज फाइनल हो, उस पर ऑब्जेक्शन मांगे जाते हैं, तो नक्शा पब्लिश करते हैं। और अगर किसी को ऑब्जेक्शन है कि हमारा एरिया कम हो रहा है, हमारा एरिया ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्जेक्शन लेकर के उसको फाइनलाइज करके प्रपत्र 7 होता है, 7 में हम पब्लिश करके उसे फाइनल कागज का रूप दे देते हैं। रियल एस्टेट में 2004 में जो उफान आया वो टायर 1 शहरों से बाहर पहुंच गया, और 2005 में स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आने के बाद भी देहातों में ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ गईं। बड़े पैमाने पर गाँव में शहरीकरण हुआ और बड़ी तादाद में बिल्डर वहां प्लॉटिंग कर महंगी ज़मीनें बेचने लगे। इससे गांव में भी ज़मीनों की कीमत आसमान छूने लगी और झगड़े बढ़ गए। हाल के दिनों में गांवों में घरों की ज़मीनों को लेकर होने वाले झगड़े भी कई गुना बढ़ गए हैं, क्योंकि कभी जो ज़मीन मिट्टी के मोल हुआ करती थी, अब वो सोने की तरह कीमती हो गई है। यूपी का शायद ही कोई ऐसा गांव हो जहां नाली, खड़ंजे और रास्ते को लेकर के झगड़े नहीं चल रहे हों। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि गांवों में घरों के नक्शे हों, उनका रिकॉर्ड हो, ताकि इसको लेकर होने वाली फौजदारी को रोका जा सके। सोनभद्र में प्रभात, बहराइच में सलीम सिद्दीकी और लखनऊ में कैमरामैन विनीत वर्मा के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। समस्याएं कभी दूर नहीं होती, उन्हें दूर करने के नए उपाय पुराने पढ़कर दूर हो जाते हैं और फिर से नए उपाय आ जाते हैं। और अब राजनीतिक खबरें।
संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस चीन की घुसपैठ के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी को सीधे तौर पर घेरने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस के सांसदों की बैठक में आज ये तय हुआ। बैठक में हिस्सा ले रहे राहुल गांधी ने कहा कि सरकार ने अभी तक भारतीय जमीन पर चीनी घुसपैठ की बात नहीं कबूली है। पीएम को इस मामले पर जवाब देना होगा। साथ ही बढ़ते कोरोना संक्रमण और केंद्र सरकार के कुप्रबंधन को भी बड़े पैमाने पर संसद में उठाने का फैसला लिया गया। जीडीपी में भारी गिरावट और रोजगार की बुरी हालत को फोकस में रखते हुए अर्थव्यवस्था पर भी कांग्रेस सरकार को घेरेगी। एक तरफ कुछ नेता और दल बिहार में फिलहाल चुनाव टालने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव की तैयारियों में भी जोर शोर से जुटे हैं। पटना में राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के घर के बाहर एक पोस्टर लगा है जिसमें तेजस्वी यादव से कमान संभालने की अपील की गई है। इस बड़े से पोस्टर में तेजस्वी को अर्जुन की तरह पेश किया गया है और उनके भाई तेज प्रताप को कृष्ण की तरह। इस पोस्टर में राज्य की बदहाली को लेकर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करने वाले संजय राउत को शिवसेना ने अपना मुख्य प्रवक्ता बना दिया है। राज्यसभा सांसद संजय राउत पिछले कुछ दिनों से कंगना रनौत के उस बयान को लेकर काफी मुखर हैं, जिसमें कंगना ने मुंबई की तुलना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से कर दी थी। संजय राउत ने कहा था कि कंगना रनौत को मुंबई से दूर रहना चाहिए। संजय राउत ने अपने बयानों के दौरान कंगना रनौत के लिए एक गाली का भी इस्तेमाल किया, जिसके लिए उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। बस इतना कहा है कि मुझसे गलती हुई है और कंगना भी कई बार गलती कर चुकी है। ಓಕೆ ಸಾವಿತ್ರಿಬಾಯಿ ಫುಲೆ ಅವರು ಭಾರತ ರತ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವರು ಯಾರು ಇವರು? ವಾವ್ ಸೂಪರ್. ಇದು ಸೂಪರ್. ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ನದಿ. ನೀನೆ ಕೃಷ್ಣ ನದಿ ಹೇಳ್ದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ. ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ಮಾರ್ಕರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಇದೆ ನೋಡಪ್ಪ ಮಾರ್ಕರ್. ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ, ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ. ಸದ್ಗಮಯ ಓಂ ಅಸತೋಮ ಸದ್ಗಮಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ओम असतोमा। पुलिस यह भी है, कितना अच्छा है जब पुलिस के अधिकारी बच्चों को पढ़ाते हुए। बेंगलुरु की ये तस्वीर थी और अब फिर से आईसीयू की चर्चा बाहर आने लगी है, ऊपर आने लगी है। मुंबई में कहा गया है कि 3 दिनों के भीतर 270 आईसीयू जोड़े जाएंगे, क्योंकि वहां के अस्पतालों में कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण आईसीयू की कमी होने लगी है। पूजा की ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बेड़ियों से निकलने के लिए मुंबईकर बेताब हैं। पहिए दौड़ रहे हैं, बाजारों की रौनक लौटने की कोशिश में है, लेकिन इन सब के बीच चिंता पैदा करती हैं ये तस्वीरें, जहां कोरोना से बेखौफ कई लोग बिना मास्क के दिख जाते हैं। अब अनलॉकिंग के इस दौर में बीएमसी रोजाना 2000 से ज्यादा मामलों का अंदेशा जता रही है। करीब 1900 मामले तो आ ही रहे हैं। महज 6 दिनों में एक्टिव मामलों में 15% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए तैयारी नए सिरे से जारी है। 270 नए आईसीयू बेड्स भी जोड़े जा रहे हैं। पिछले सप्ताह से हमने अनलॉकिंग की गति और तेज कर दी है। उसके साथ में गणपति फेस्टिवल हुआ, उस पर काफ़ी लोग बाहर आए, आपस में मेलजोल हुआ, वो भी एक कारण है। तीसरा, हमने टेस्टिंग जो पहले 6000 7000 हुआ करता था, अभी हम 12000 के ऊपर में टेस्टिंग कर रहे हैं। इसकी वजह से भी कोरोना के जो बाधित व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन इन बाधित व्यक्तियों के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में
बेड उपलब्ध है, आईसीयू बेड उपलब्ध है, वेंटिलेटर उपलब्ध है। इसके साथ ही आने वाले 2-3 दिनों में हम और 270 आईसीयू बेड ऐड कर रहे हैं ताकि कोई भी नागरिक को आईसीयू बेड मिलने में या खुद को दाखिल कराने में दिक्कत नहीं होगी। बीएमसी का ये डैशबोर्ड चार्ट देखें तो 6 सितंबर तक 159 आईसीयू बेड खाली दिख रहे हैं, लेकिन शहर के बड़े अस्पतालों में शामिल लीलावती अस्पताल के जाने माने डॉक्टर जलील पारकर आईसीयू बेड की बड़ी किल्लत बयां कर रहे हैं। जो पेरिफेरी में यहाँ से जो गए थे माइग्रेंट्स लोग, जो अपने अपने गांव गए, जो पहले यहाँ लॉकडाउन में अंदर थे, उन्होंने जाके सब गांव में और सैटेलाइट सिटीज़ में कोविड को फैला दिया है। अब मरीज़ वहाँ अगर क्रिटिकल होता है, अगर वहाँ पर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वह वापस आके सोचता है कि मुझे वहीं जाना है जहाँ पर मुझे इलाज अच्छा मिले, और वो फिर वापस मुंबई के जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उसमें आके इलाज करने मांगता है। जो पैसे वाले जो पहले घर में ही बैठे थे, उनको भी हो चुका है, वो लोग भी आने मांगते हैं। तो आईसीयू के बेड की किल्लत बहुत है, बहुत कम आईसीयू बेड, जब देखो तब आईसीयू बेड पूरा फुल रहता है। आइसोलेशन बेड्स भी जो हैं वो भी फुल रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार की ये रिपोर्ट देखें तो जाहिर होता है कि यहाँ कोविड से हुई कुल मौतों में 70% मरीज पहले से ही दूसरी बीमारी से जूझ रहे थे, यानी बड़ी संख्या में ऐसे मरीजों के लिए आईसीयू और ऑक्सीजन की व्यवस्था बहुत जरूरी मानी जाती है। इसलिए पहले की तरह ताबड़तोड़ कोविड बेड न बढ़ाकर इस बार कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा आईसीयू बेड बढ़ाए जाएं। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।